मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। देखें, ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। दुनिया के सभी देशों में संविधान है और केवल एकमात्र देश इंग्लैंड है जहां का संविधान लिखित नहीं है। इसलिए यह कहा जाता है कि दुनिया में एकमात्र अलिखित संविधान इंग्लैंड का है। यद्यपि संविधान की 90% बातें लिखी जा चुकी है, लेकिन फिर भी संविधान चूंकि मूलतः अलिखित है, इसलिए ब्रिटिश संविधान को अलिखित कहा जाता है। और इसके बारे में विभिन्न देशों, विभिन्न टीकाकारों ने अनेक प्रकार की बातें कही हैं। जैसे मुनरो कहता है कि ब्रिटिश संविधान जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं। एक विचारक कहता है कि ब्रिटिश संविधान एक नदी की भांति है जो बहते हुए आवश्यक चीजों को अपने साथ ले जाती है और जिन्हें अनावश्यक समझती है उसको रास्ते में छोड़ देती है। जैनिक जैसे विचारकों का कहना है कि ब्रिटिश संविधान प्रारंभ से लेकर के आज तक निरंतर गतिशील रहा है। यहाँ पर जितने भी राजा और सम्राट आए, सबने अपने अपने तरीके से इस ब्रिटिश संविधान रूपी भवन की आधारशिला रखी। उसमें उन्होंने अपनी आवश्यकता अनुसार, देश की आवश्यकता अनुसार मीनार बनाई, यूनियां बनाई, खिड़कियां बनाई, साँचा बनाया, और यह क्रम निरंतर चलते रहा है। ब्रिटिश संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह दुनिया का सबसे पुराना संविधान होते हुए भी आज यह आधुनिक युग में भी बिल्कुल समयानुकूल हो चुका है। इसमें जहां पर आवश्यकता पड़ी वहां पर संशोधन किया गया और पुराने संविधान को आधुनिक युग के अनुकूल बनाया गया है। तो यह दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है, ऐसा संविधान है जो लिखित नहीं है। इसका कोई लिखित स्वरूप पुस्तक के ऊपर उपलब्ध नहीं। एक विचारक कहता है कि यदि संविधान का अर्थ छपे हुए कागज नहीं है या कागज का टुकड़ा नहीं है, तो इंग्लैंड का संविधान भी कागज का टुकड़ा नहीं है। यह व्यवहार में संचालित होने वाली व्यवस्था है। तो इसमें व्यावहारिकता अधिक है, सैद्धांतिक पक्ष नहीं है या सिद्धांत नहीं के बराबर है। तो देखें ब्रिटिश संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता यह विकसित संविधान है। दुनिया के किसी भी देश में संविधान विकसित नहीं हुआ, एकमात्र इंग्लैंड को छोड़कर के। प्रारंभ से, जब से 850 में राजतंत्र की स्थापना हुई, तब से लेकर के इसका विकास क्रम जो चला, आज 2022 में भी यह विकास के पथ पर अग्रसर है। और विकास के पथ पर अग्रसर है, इसका मतलब यह है कि इसमें समय समय पर संशोधन, परिवर्तन होते रहे हैं और इतने पुरानी व्यवस्था को आधुनिक युग के अनुकूल बना लिया गया है। दूसरा, अलिखित संविधान। जो संविधान, पहले लिखित संविधान को की परिभाषा देख लीजिए। जिस संविधान को एक संविधान सभा एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर बैठ करके करती है, जिस संविधान का निर्माण एक निश्चित सभा के द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर बैठकर किया जाता है और जिसे एक निश्चित तिथि को लागू किया जाता है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। इंग्लैंड का संविधान एकमात्र अलिखित संविधान है। इसका निर्माण न तो किसी संविधान सभा ने किया, न किसी निश्चित स्थान पर बैठकर के इसको बनाया गया, और न ही किसी निश्चित समय में इसको लिखा गया, और न ही किसी निश्चित तिथि को इसको लागू किया गया। इसलिए इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान माना जाता है। तीसरा, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर ये ब्रिटिश संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सिद्धांत यह कहता है कि ब्रिटिश सम्राट
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का सर्वे सर्वा है। तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति है। वह किसी भी देश के साथ युद्ध कर सकता है, शांति संधि कर सकता है, कोई समझौता कर सकता है, वह किसी को भी किसी प्रकार का आदेश दे सकता है, ये सिद्धांत है। लेकिन व्यवहार कहता है ब्रिटिश संविधान दुनिया का सबसे ज्यादा संवैधानिक प्रधान है, नाम मात्र का शासक है। व्यवहार है कि मंत्रिमंडल ही सम्राट के नाम से सम्राट की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है, और इस प्रकार से सिद्धांत और व्यवहार में अंतर यहाँ पर देखा जा सकता है। चौथा है लचीला संविधान, जहां पर एक ही तरीके से, एक ही प्रकार की रीति से संविधान को बदला जा सकता है, संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, उसे लचीला संविधान कहें। लेकिन जहां पर कानून बनाने की पद्धति और संविधान में संशोधन की पद्धति में अंतर होता है, कानून बनाने के लिए सामान्य बहुमत, संविधान में संशोधन के लिए विशिष्ट बहुमत, 2/3 बहुमत आप मान करते हैं। तो जहां पर इन दोनों पद्धतियों में, कानून निर्माण पद्धति और संशोधन पद्धति, जहां पर इन दोनों में अंतर होता है उसे कठोर संविधान कहते हैं, और जहां पर कानून बनाने की पद्धति और संशोधन पद्धति में एक रूपता होती है, समानता होती है, उसे लचीला संविधान कहते हैं। यहां पर कोई भी काम करने के लिए, कोई भी कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों का सामान्य बहुमत चाहिए। सामान्य बहुमत। एक छोटा सा कानून बनाना हुआ, बिल्कुल अमहत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण कानून बनाना हुआ, उसके लिए सामान्य बहुमत चाहिए। सामान्य बहुमत का भी मतलब संसद के दोनों सदनों में अलग अलग जितने सदस्य उपस्थित हैं उन सदस्यों का बहुमत, सभी सदस्यों का बहुमत नहीं। जैसे प्रथम सदन की गणपूर्ति 40 है, हाउस ऑफ कॉमन्स की गणपूर्ति 40 है। मान लीजिए 50 सदस्य सदन में उपस्थित हैं, 50 का आधा से ज्यादा मतलब 26 सदस्य यदि किसी विधेयक के पक्ष में हैं तो विधेयक पास माना जाएगा। इसी प्रकार से हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहां की गणपूर्ति 30 है, 30 में यदि 16 सदस्य किसी विधेयक के पक्ष में है तो पास माना जाएगा, चाहे बड़ा से बड़ा काम हो चाहे छोटा से छोटा काम। यहाँ पर इसलिए ब्रिटिश संविधान को दुनिया का सबसे लचीला संविधान माना जाता है, सबसे लचीला। पांचवा है एकात्मक शासन, जहां पर केंद्र में पूरे देश की शक्तियां निहित होती हैं, उसे एकात्मक शासन कहते हैं। और जहां पर शक्तियां बंटी होती हैं, किन किन के बीच, केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, उसे संघात्मक शासन कहते हैं। ब्रिटिश शासन एकात्मक शासन है, यहाँ पर पूरी शक्तियां केंद्र में निहित है। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से भले ही इंग्लैंड को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है, लेकिन ये प्रशासनिक इकाइयां, जैसे भारत में जिला, तहसील, ब्लॉक, इस प्रकार से प्रांत, जिला, फिर संभाग, ये प्रशासनिक इकाइयां हैं। तो प्रशासनिक इकाइयों की दृष्टि से इंग्लैंड में कुछ विभाजन किए गए हैं, लेकिन अंतिम शक्तियां, पूरी शक्तियां केंद्र में निहित हैं। फिर है संसदीय शासन पद्धति, जहां पर कार्यपालिका का मुखिया, जिसे हम इंग्लैंड के संदर्भ में सम्राट करते हैं, भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति करते हैं। जहां पर राष्ट्रपति या सम्राट नाम मात्र का शासक होता है, उसके पास शक्तियां होती हैं लेकिन वो उनका प्रयोग नहीं करता। जहां पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद कार्य करती है, जहां पर मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, जहां पर मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, उसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। और इंग्लैंड संसदीय व्यवस्था का न केवल एक उदाहरण है, अपितु यह संसदीय व्यवस्था की जननी भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें घटनाएं पहले घटी, बाद में उनका सैद्धांतिकरण करके उसे संसदीय शासन का नाम दिया गया, उसे संसदीय शासन की विशेषताएं कही गई। पहले घटनाएं घटी,
वैसे पहले ये होता है, पहले सिद्धांत होता है, बाद में व्यवहार होता है। पहले लिखा जाता है कोई चीज, उसके बाद उसका व्यावहारिक रूप सामने आता है। लेकिन संसदीय शासन हो चाहे अध्यक्षात्मक शासन हो, एकात्मक शासन हो चाहे संघात्मक शासन हो, इन चारों शासन व्यवस्थाओं में पहले घटना घटी, उसके बाद उसको सैद्धांतिक रूप दिया गया। तो इंग्लैंड संसदीय शासन की जननी है। दुनिया के सभी देशों के संविधान ब्रिटिश संविधान से जरूर ही प्रेरित हुए हैं, प्रेरित रहे। तो ब्रिटिश संविधान को संविधान का जनक और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था की जननी माना जाता है। इसके बाद वंशानुगत राजतंत्र, यह 850 ईस्वी में जिस राजतंत्र की स्थापना अल्फ्रेड महान ने की थी, केवल 1649 से 1658 में गैप हुआ था 9 वर्ष के लिए, क्रामवेल के नेतृत्व में जब गणतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना की गई। और इस 9 वर्ष को छोड़ दिया जाए तो 850 ईस्वी में जिस राजतंत्र की स्थापना की गई थी वह राजतंत्र अभी 2022 में भी चल रहा है। और वर्तमान समय में ब्रिटिश साम्राज्य की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय दुनिया की सर्वाधिक वरिष्ठ राजप्रमुख हैं। 94-95 वर्ष की आयु हो चुकी है। अभी कल ही जब नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने शपथ लिया तो बकिंघम पैलेस में चूंकि अभी नहीं है तो दूसरे विंडसर पैलेस में गई हुई है, उनके आने जाने में थोड़ी सी असुविधा होती है, इसलिए ट्रस वहां खुद गई और वहां पर उन्होंने शपथ लिया। तो ब्रिटिश राजतंत्र दुनिया का सबसे पुराना राजतंत्र है। और सीमित राजतंत्र न केवल वहां पर वंशानुगत है। वंशानुगत का मतलब होता है सम्राट की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इस पद का उत्तराधिकारी होता है। जैसे वर्तमान समय प्रिंस चार्ल्स महारानी एलिजाबेथ सेकंड के उत्तराधिकार हैं। प्रिंस चार्ल्स जो स्वयं लगभग 70 वर्ष की आयु 70-75 वर्ष के आसपास हो चुके हैं। तो यह वंशानुगत राजतंत्र कहलाता है। सीमित राजतंत्र का मतलब है राजतंत्र तो है लेकिन राजतंत्र की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। कब? 1688 की रंगहीन क्रांति के बाद। जब 1689 में जब 1688 की क्रांति के बाद विलियम तृतीय और संसद के बीच समझौता हुआ, उस समझौते के अंतर्गत सम्राट की शक्तियों को कम कर दिया गया। आने वाले सम्राटों के शासनकाल में शक्तियां और ज्यादा और कम होती गई और अंततः ब्रिटिश सम्राट एक नाम मात्र का शासक बनकर आ गया है। फिर रूढ़ियों पर आधारित यहाँ पर परंपराएं, रूढ़ियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। शासन का प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक शासक वर्ग परंपराओं की मान्यता के प्रश्न पर हमेशा सजग रहता है। प्रत्येक शासक यह सोचता है कि जिस विश्वास के साथ जनता ने मुझे परंपराओं की रक्षा के लिए निर्वाचित किया है, मैं जनता के विश्वास को कभी भी खत्म होने न दूं। तो रूढ़ियों पर आधारित पूर्ण शासन व्यवस्था है। अनेक प्रकार की रूढ़ियां हैं और इन रूढ़ियों की संख्या लगभग पूरे संविधान के 50% से अधिक है। फिर विधि का शासन। विधि का शासन ये ब्रिटिश संविधान का मूल आधार माना जाता है। विधि मतलब कानून। किसका शासन? एक व्यक्ति का शासन? एलिजाबेथ सेकंड का शासन? नहीं। लिज ट्रस का शासन? नहीं। जैसे भारत में नरेंद्र मोदी का शासन? नहीं। किसका शासन? कानून का शासन। तो यहां पर सर्वोपरि कानून है। कानून से ऊपर कोई नहीं, सब कोई कानून के अधीन है। देखिए अभी चर्चा हुई यहां पर परंपराओं की संख्या बहुत अधिक है और अगला पॉइंट बता रहा हूं विधि का शासन है। तो जब परंपराओं की संख्या इतनी अधिक है तो कानून कितने आगे? लेकिन यहां पर कानून का शासन करता है, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं। व्यक्ति विशेष का शासन होगा तो उसमें पक्षपात की गुंजाइश होगी। कानून का शासन, कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा।
तो डाइसी ने कानून के शासन के 3 अर्थ बताए। एक, यहां पर शासन व्यक्ति विशेष का नहीं होगा, कानून का शासन होगा। मतलब कानून के अनुसार शासन का संचालन होगा, कानून के अनुसार शासन का संचालन। दूसरी चीज, प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने बराबर होगा, कानून के समक्ष समानता। यदि एक आम व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो यदि उसकी सजा फांसी होगी, तो प्रधानमंत्री भी यदि किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसकी सजा की फांसी होगी, कानून के समक्ष समानता। और तीसरी चीज, डाइसी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जेल में तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक कि विहित प्रक्रिया के द्वारा उसे न्यायालय दंडित नहीं कर देती। मतलब जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को दंडित नहीं करेगा तब तक उसको जेल की सजा मिलेगी। और विहित प्रक्रिया का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को दंडित करने के पहले उसका पक्ष सुना जाएगा, उसे अपना बचाव का पूरा मौका दिया जाएगा। ये विधि का शासन के 3 अर्थ हैं। कानून का शासन, कानून के समक्ष समानता और बिना अपराध के, बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता। यह है विधि के शासन का अर्थ। फिर संसदीय संप्रभुता। यदि आपसे कोई पूछे इंग्लैंड में संप्रभुता कहां पर है, तो आपका उत्तर एक शब्द होगा, संसद। संसद में संप्रभुता। भारत में संप्रभुता कहां है? संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति, उसको संप्रभुता कहते हैं। भारत में संप्रभुता कहां पर है आप उसको लोकेट नहीं कर सकते, स्थान ढूंढ नहीं सकते। क्या भारत में संसद सर्वोच्च है? नहीं। क्यों? संसद के सर्वोच्चता पर न्यायपालिका बैठा हुआ है, न्याय पुनर्विलोकन। तो मतलब न्यायपालिका उच्च हो जाता है। तो क्या न्यायपालिका सर्वोच्च है? नहीं। न्यायपालिका के निर्णयों को संसद संशोधन करके निरस्त कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। और कार्यपालिका तो संसद की अधीनस्थ मानी जाती है। तो न तो कार्यपालिका, न तो व्यवस्थापिका, न न्यायपालिका, तीनों में से कोई संप्रभु नहीं। तो आखिर संप्रभु कहां है? लेकिन संप्रभुता जहां कहीं भी है, संप्रभुता कहां है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी संप्रभुता हो, राष्ट्रपति उस संप्रभुता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति उस संप्रभुता का उपयोग करता है, हस्ताक्षर करके सील मुहर लगा। तो राष्ट्रपति, प्रत्येक देश का राष्ट्रपति संप्रभुता का प्रतीक होता है। और इंग्लैंड में संसद का मुखिया सम्राट है, क्योंकि सम्राट संसद का अंग है। और जब संसद का अंग के रूप में सम्राट है तो सम्राट भी संप्रभुता का प्रतीक है, वो संप्रभु का प्रतीक है। लेकिन अंतिम शक्ति संसद के पास है। तो इंग्लैंड में संसद संप्रभु। फिर है द्विसत्तात्मक व्यवस्थापिका। पिछले व्याख्यान में यह बात आई थी कि समाज के कुलीन और सामंत वर्ग के लोग तथा धार्मिक नेता के लोग, ये सब एक स्थान पर बैठने लगे और वह सदन फिर आगे कहलाया हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और इसी प्रकार से आम जनता के प्रतिनिधि जहां पर बैठने लगे उसको नाम दिया गया हाउस ऑफ कॉमन्स। इस प्रकार से ब्रिटिश संसद के 2 सदन हैं। प्रथम सदन हाउस ऑफ कॉमन्स, द्वितीय सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसके बारे में यह कहा जाता है कि यदि ब्रिटिश संसद एक सदनात्मक होती या त्रिसदनात्मक होती तो दुनिया के सभी देशों में एक सदनात्मक या त्रिसदनात्मक व्यवस्था होती। लेकिन चूंकि इंग्लैंड में संसद द्विसदनात्मक है, विकसित हुई द्विसदनात्मक के रूप में, इसलिए दुनिया के सभी देशों ने लगभग द्विसदनात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया है। तो देखिए 3 चीजें हो गई। एक ब्रिटिश संविधान का जनक, दूसरा ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था की जननी, और तीसरा ब्रिटिश संसद दुनिया के सभी संसदों की जननी। फिर है राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तथा निरंकुशता का सुंदर समन्वय। इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में सभी 4 प्रकार के शासन व्यवस्था देखी जा सकती है। कैसे? सम्राट का पद है, मतलब राजतंत्र है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में समस्त
समाज के सभी उच्च वर्गों का प्रतिनिधित्व है, इसलिए वो कुलीन तंत्र की संस्था है। कुलीन तंत्र किसे कहते हैं? जब शासकों की संख्या कुछ होती है, सम, एक नहीं अनेक नहीं। जब एक व्यक्ति शासक होता है राष्ट्र, जब अनेक व्यक्ति शासक होते हैं प्रजातंत्र, जब कुछ व्यक्ति शासक होते हैं कुलीन तंत्र। तो कुलीन तंत्र में दो चीजें होती हैं, ये शासकों की संख्या कुछ होती है और शासक वर्ग एक ही वर्ग से होते हैं, उसको कुलीन तंत्र कहते हैं। मान लीजिए व्यापारियों ने मिल करके शासन सत्ता का संचालन करना शुरू किया है, तो उसे कुलीन तंत्र कहते हैं। यदि मान लीजिए शिक्षकों की एक समिति बना करके उनको कहा जाता है कि आप शासन संचालन करिए, उसको भी कुलीन तंत्र कहते हैं। शासक वर्ग को एक ही वर्ग से संबंधित होना चाहिए और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में केवल धनिक लोगों का प्रतिनिधित्व, धनिक लोगों के प्रतिनिधि हैं, दूसरे लोगों के नहीं। इस प्रकार से हाउस ऑफ लॉर्ड्स कुलीन तंत्र का प्रतीक है और दुनिया का एकमात्र सदन ऐसा है जहां जिसे कुलीन तंत्र की संस्था माना जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तीसरा, प्रजातंत्र। चूंकि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है, पूरी सत्ता जनता के हाथ में, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के शासन करते हैं, इसलिए प्रजातंत्र है। यहाँ पर जनता को मताधिकार दिया गया है, इसलिए प्रजातंत्र। और एक चीज, क्या निरंकुशता। किसकी निरंकुशता? मंत्रिमंडल की निरंकुशता। कैसे? जब तक मंत्रिमंडल के हाथ में हाउस ऑफ कॉमन्स के बहुमत का समर्थन है, तब तक उसकी स्थिति एक निरंकुश शासक के समान होती है। यद्यपि वह आलोचना की आग में हमेशा तपते रहता है, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति निरंकुश शासक के समान होती है। और इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान में राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र और निरंकुश तंत्र चारों का अद्भुत और सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। यह है ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सभी बिंदुओं पर अलग अलग चैप्टर में विस्तार से चर्चा होगी। अभी संक्षिप्त में इसका विवरण आपके सामने प्रस्तुत हुआ। अब एक छोटी सी बात, ब्रिटिश संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, किन किन स्रोतों से ब्रिटिश संविधान का वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं और किस प्रकार से इसको सहायता मिली, इसको देखते हैं। संक्षिप्त में एक विवेचन। पहला है अधिकार पत्र 1215, मैग्ना कार्टा 1215, अधिकारों की याचिका 1629 और अधिकार पत्र 1689। ये प्रमुख व्यवस्थाएं हैं जिसके अंतर्गत नागरिकों को अनेक प्रकार के अधिकार मिले, शासन व्यवस्था में कुछ सुधार। इसके अलावा समय समय पर सुधार अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए। इन सुधार अधिनियम के द्वारा लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया गया, मताधिकार को व्यापक बनाया गया, सरकार को ज्यादा उत्तरदायी बनाया गया, शासन का लोक कल्याणकारी स्वरूप स्थापित किया गया और इस प्रकार से पुरानी व्यवस्थाओं को आधुनिक युग के अनुकूल बनाया गया। दूसरा स्रोत संसदीय अधिनियम। यहां पर करीब 3 संसदीय अधिनियमों को मैं उदाहरण के रूप में ले रहा हूं। पहला है, एक है 1937, जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था वालपाल के समय शुरू हुई 1714 में, या इसके पहले चार्ल्स सेकंड के समय से कबाल बना, फिर कैबिनेट बना। वालपाल के समय में फिर प्रधानमंत्री का पद स्थापित हुआ। 1888 में लॉर्ड बीकन्सफील्ड ने प्रधानमंत्री शब्द का पहली बार प्रयोग किया। यह पूरी तरह से परंपराओं पर आधारित व्यवस्था थी। 1937 में एक कानून बनाया गया, अधिनियम पारित हुआ, मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट। क्राउन या सम्राट के मंत्री अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कैबिनेट को कानूनी रूप दिया गया। कैबिनेट को कानूनी रूप दिया गया। पहले यह परंपराओं पर आधारित था, इससे अब अधिनियम बना करके कानूनी स्वरूप दिया गया।
इसी प्रकार से 1911-1949 में 2 अधिनियम बनाए गए। क्यों? क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स प्रजातंत्र के मार्ग में एक बाधक बनकर खड़ा हो रहा था। बाधक बनकर खड़ा हो रहा था। एक परंपरा बन चुकी थी कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो विधेयक पास करेगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसको अस्वीकार नहीं करेगा। जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित बजट को पास नहीं किया तो फिर वहां पर नया अधिनियम बना करके हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को कम कर दिया। उस पर भी संतोष नहीं हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स को। नहीं, उन्होंने सोचा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को और कम कर दो। तो 1949 में दूसरा कानून बना करके हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को और भी कम कर दिया गया। तो इस प्रकार सुधार अधिनियम बना करके वहां पर संविधान को आधुनिक युग के अनुकूल, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अनुकूल बनाया गया। तीसरा है न्यायिक निर्णय। न्यायपालिका जो भी निर्णय देता है, विशेष करके सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देता है, ये निर्णय कानून की भांति लागू होते हैं। इनकी मान्यता कानून के समान होती है। इसलिए इन निर्णयों को न्यायाधीश निर्मित कानून करते हैं। तो इंग्लैंड में आज तक जितने भी न्याय के निर्णय दिए गए हैं, इन सभी को कानून के समान दर्जा मिलता है। कानून की भांति इनको लागू किया जाता है। तो न्यायिक निर्णयों से भी संविधान का निर्माण हुआ है। फिर है सामान्य विधि। सामान्य विधि वे हैं जो इंग्लैंड में परंपराओं पर आधारित है। परंपराओं पर आधारित है। और होता यह है कि परंपराओं पर तो आधारित है, लेकिन समय समय पर न्यायपालिका इनको मान्यता देती है। तो वे परंपरागत कानून जो न्यायपालिका के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उनको कॉमन लॉ या सामान्य कानून कहा जाता है। और इनकी संख्या हजारों में है। ये भी ब्रिटिश संविधान के एक प्रमुख स्रोत है। फिर टीकाएं। बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, चिंतक हुए, मनीषी हुए हैं, संविधान विशेषज्ञ हुए हैं। वे समय समय पर अपनी टिप्पणियों से सहित पुस्तकें लिखते हैं ब्रिटिश संविधान के बारे में। तो उनकी जो टीकाएं, टिप्पणियां हैं, ये सब संविधान के स्रोत माने जाते हैं। और अंतिम है अभिसमय तो ब्रिटिश संविधान की आधार है। बिना अभिसमय के आप ब्रिटिश संविधान का अध्ययन कर ही नहीं सकते। अभिसमय परंपराएं, जिसे समाज मान्यता देता है, समाज स्वीकार करता है, जिसके प्रति जन सामान्य की भावनाएं लगी रहती हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। कानून की अपेक्षा परंपराओं के प्रति हमारी कितनी सजगता होती है, इसको थोड़ा सा सुनिए। सामान्य रूप में हिंदू धर्मावलंबी लोगों में यह परंपरा है कि यदि घर में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा मुड़मुड़ाता है, राइट। लेकिन यदि मान लीजिए कोई आधुनिक व्यक्ति आकर बोलता है मैं नहीं मुड़मुड़ाऊंगा, तो वह सामाजिक निंदा का पात्र होता है। तो परंपराएं समाज से संबंधित होती हैं और उसके प्रति जनता की मान्यता प्राप्त होती है, जनता का विश्वास रहता है। और समाज के हर व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन न करे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन करता है तो सामाजिक निंदा का पात्र बनता है। तो इस समय के प्रति जनता की जागरूकता अधिक रहती है। जनता सजग रहती है कि हमारी जो राजनीतिक परंपराएं हैं, संवैधानिक परंपराएं हैं, कानूनी परंपराएं हैं, उनका उल्लंघन कोई करने न पाए। पिछले व्याख्यान में चर्चा हुई थी कि प्रधानमंत्री को प्रथम सदन का सदस्य होना चाहिए, द्वितीय सदन का सदस्य नहीं हो सकता। 1963 में लॉर्ड होम को महारानी एलिजाबेथ जी ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। लॉर्ड होम, कल इसका नाम नहीं बता पाया था। लॉर्ड होम मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य।
जब लॉर्ड होम को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया गया तो पूरे इंग्लैंड में हल्ला होने लगा कि ये क्या बात हुई कि प्रथम सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बनना चाहिए, आपने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदन के सदस्य को आपने प्रधानमंत्री बना दिया। तब लॉर्ड होम ने एक कानून पारित करवाया संसद से, जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गई कि जो भी व्यक्ति लॉर्ड सभा का सदस्य है वह लॉर्ड की उपाधि को परित्याग कर सकता है। पहले कोई भी व्यक्ति लॉर्ड की उपाधि का परित्याग नहीं कर सकता था। इसी प्रकार जब कानून बन गया तो लॉर्ड होम ने लॉर्ड की उपाधि का परित्याग किया और हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ करके हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना और उन्होंने बता दिया कि जिन परंपराओं की रक्षा करने के लिए जनता ने उन्हें शासक बनाकर भेजा है, जनता ने विश्वास किया है, उस विश्वास को हम हमेशा प्रत्येक की बदल बनाए रखें। ये होता है अतीत में परंपराएं, रूढ़ियां, प्रथाएं, इनके प्रति जनता की मान्यता। ये है स्रोत। इस प्रकार के विभिन्न स्रोतों से ब्रिटिश संविधान निर्माण हुआ है। ये ब्रिटिश संविधान के बारे में सामान्य सी बातें हुई। अब अगली बार अगले व्याख्यान में हम कार्यपालिका तक आपको